Hey guys, did you ever think what happened to Sir Thomas Wyatt? What happened to Sir Walter Raleigh? What was the personal life of Sir Philip Sidney? And what was the contribution of Henry Howard Earl of Surrey? Dear parent, आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे Why are these writers, including Sir Thomas Wyatt, Henry Howard, Sir Philip Sidney, Walter Raleigh and John Davies, why are these writers are known as the silver poet of 16th century? जेरार्ड विलियम बुलेट ने इन 5 राइटर्स को क्या नाम दिया है? सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशंस एंड व्हाई आर दे नोन एज द सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। तो जेरार्ड विलियम बुलेट साहब थे, ये उन्हीं के समकालीन ही हैं सब। जेरार्ड विलियम बुलेट, इन्होंने क्या कहा था कि सर थॉमस व्याट, हेनरी हावर्ड दैट इज अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, सर फिलिप सिडनी, सिडनी स्टैंड फॉर फिलिप सिडनी, सर वाल्टर रेलिग एंड जॉन डेवीज, इन सभी को जेरार्ड विलियम बुलेट ने सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी कहा। फर्स्ट रीजन हो सकता है क्यों कहा, अगर हमें मालूम हो गया है कि दीज आर नोन एज द सिल्वर पोएट्स, सो व्हाई इनको हम सिल्वर पोएट क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पहले जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं अबाउट देयर पर्सनल लाइफ एंड देयर वर्क्स आर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जेरार्ड विलियम बुलेट साहब ने इन्हीं को सबको कह दिया था सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। अगर ये 16th सेंचुरी के सिल्वर पोएट्स हैं, इफ दीज 5 आर द सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी, देन व्हाट इज द रियल एज ऑफ सिल्वर पीरियड? सिल्वर एज जो है उसका वास्तविक टाइमलाइन क्या है? भाई अगर ये 16th सेंचुरी का सिल्वर एज है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सिल्वर एज होगा जिसकी तुलना हम या जिसकी उपमा या कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं। तो सिल्वर एज से पहले पढ़ने से पहले हम चलते हैं एक बार लॉन्ग बैक में, दैट वाज द अगस्टन एज। आप सभी ने विलियम शेक्सपियर की वर्क जूलियस सीजर को पढ़ा होगा। जूलियस सीजर में आपने देखा होगा कि जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है 44 BC में। हु वाज जूलियस सीजर? यू कैन गेट इट्स रिस्पॉन्स फ्रॉम एंटोनियन क्लेओपेट्रा, ऑल फॉर लव एंड जूलियस सीजर, आपको वहाँ जानकारी मिलेगी। जूलियस सीजर रोमन एम्परर था, जनरल था, माइटी किंग था, वन टाइप का वो डिक्टेटर भी था। 44 BC में जब ये डिमाइज होता है तो इसके डिमाइज होने के बाद इसका जो सक्सेसर आता है दैट इज अगस्टस, और उसी अगस्टस के आने के बाद ही आपकी एक एज स्टार्ट होती है दैट इज द अगस्टन एज। ये अगस्टन एज स्टार्ट होती है 43 BC से। 43 BC से स्टार्ट होती है, अनवार्ड ये पहुंच जाती है अब AD। इट इज द सेकेंड डिकेड ऑफ द फर्स्ट AD और फर्स्ट सेंचुरी। अब ये नियरली आपको मिल जाता है 14 to 18 AD के आसपास में। दैट इज द एज ऑफ द अगस्टन एज। ये अगस्टन एज क्यों आया था? क्योंकि जूलियस सीजर का जब डिमाइस होता है तो उसके डिमाइस होने के पश्चात जो उसका सक्सेसर आता है वो अगस्टस आता है, इसीलिए उसके एज को हम लोग बोलते हैं अगस्टन एज। अगस्टन एज 43 BC से स्टार्ट होता है, दैट इज कमेंस ऑन। ऑफिशियल वर्ड होता है कमेंस ऑन। किंग अगस्टस जो था वो बहुत ही लिबरल था। उसके समय जो भी पोएट्स हुए थे, जो भी वेट्स, VATES, जो भी पोएट्स दैट इज वेट्स आर राइटर हुए थे, उनको अपने वर्क को फ्रीली लिखने की एकदम फ्रीडम थी। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है या ये भी वास्तविकता थी कि उस समय जो भी राइटर्स हुए थे
कौन कौन से राइटर, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम मैं बोल देता हूँ। वन इज वर्जिल, सेकेंड इज ओविड। ओविड का एक बहुत ही फेमस वर्क आया है, हम सभी जानते हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। तो वर्जिल, ओविड, एक और दूसरा नाम है दैट इज एनीड। ये वर्जिल की एनीड है, इनका वर्क है। ओविड क्या था, मेटामॉर्फोसिस था। तो वर्जिल और एनीड जो थे वो अगस्टन एज के सुप्रीम लीडर थे। क्यों? क्योंकि उस समय जिन्होंने पोएटिक डिवाइस जो यूज करने का प्रयास किया वो अपने आप में सुपर्ब था, और लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो अपने जेनिथ पर था। और इन्हीं में इंक्लूडिंग वन मोर वेट, दैट वाज द होरेस। अगस्टन एज ने ऐसे राइटर को, ऐसे वेट को प्रोड्यूस किया जिन्होंने अपनी लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से इंग्लिश लिटरेचर को टॉप पे ले गए, जेनिथ पे ले गए। और यही एक वन ऑफ द रीजन्स, उनमें से एक रीजन ये भी है कि अगस्टन एज को हम लोग बोल देते हैं गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगस्टन एज को बोलते हैं हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस समय जितने भी पोएम्स लिखी गई थी, पोएट्री या वर्क्स ऑफ कंपोजिशन लिखे गए थे, वो सभी वर्क्स ऑफ कंपोजिशन का एक थीम था। वो थीम जो था वो दैट इज लव, पैट्रियोटिज्म, लव एंड वेल्यूर भी हो सकता है, लव, पैट्रियोटिज्म एंड मोर स्पेशली दैट वाज द नेचर। ये उस समय की थीम थी जब अगस्टन एज में बताने का प्रयास किया गया। वर्जिल, होरेस, ओविड, ये वर्ल्ड के जो ग्रेट वेट्स हुए उनके द्वारा उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया कि एज में है क्या। दैट वाज अ थीम ऑफ द एज। दीज वर द थ्री हु रिप्रेजेंटेड द एज वेरी वेल। इनके जो वर्क थे वर्जिल, ओविड या होरेस के, इनके वर्क जो थे इनमें एक विशेषता आपको मिलती होगी, दैट इज सिमिलरिटी है। ये किसी ना किसी पैटर्न को, इनका कोई ना कोई पैटर्न रहा होगा या कोई ना कोई किंग है। जितने भी वर्क आते थे वो किसी ना किसी पैटर्न को या एम्परर को वो एड्रेस किए रहते थे। तो उस एज की एक हम लोग सिमिलरिटी कह सकते हैं या उसकी क्वालिटी कह सकते हैं। ये था आपका अगस्टन एज। टाइम को थोड़ा ध्यान रखना है। अगस्टन एज के बाद जब किंग अगस्टस की डेथ होती है, तो किंग अगस्टस जब डिमाइज होता है तो उसके डिमाइज होने के पश्चात में उसका जो सक्सेसर आता है दैट इज टिबेरियस। और टिबेरियस जब आता है तो उस समय के एज को हम लोग बोलते हैं सिसेरोनियन एज। क्या बोलते हैं? सिसेरोनियन पीरियड। तो अगस्टन पीरियड पहले आता है, अगस्टन एज, और उसके बाद देखिए दिख रहा होगा, अभी मिटाते हैं, वो होता आपका, हम बोलते हैं सिसेरोनियन पीरियड। दिस इज सिसेरोनियन पीरियड। सिसेरोनियन पीरियड कब प्रारंभ होता है? जब आता है टिबेरियस। कौन आता है? टिबेरियस। टिबेरियस कब आता है? किंग अगस्टस के बाद में आता है। अगस्टस कब आता है? जूलियस सीजर के बाद में। जूलियस सीजर के बाद शुरू होता है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और अगस्टन एज के ठीक बाद शुरू होता है सिसेरोनियन एज, सिसेरोनियन पीरियड। इसी सिसेरोनियन पीरियड जिसको रिप्रेजेंट करने वाले 3 ग्रेट राइटर्स थे, अभी नाम भी जानने का प्रयास करते हैं, जो इसको रिप्रेजेंट करने वाले समय थे। उस समय जब किंग आए थे, किंग टिबेरियस, और किंग टिबेरियस के बाद आते हैं कैलिगुला। टिबेरियस, कैलिगुला, क्लाउडियस, और इसी में आते हैं नीरो। 54 एडी से 68 एडी तक। 54 एडी से 68 एडी, ये जो टाइमलाइन या फ्रेमवर्क है ये है नीरो के बारे में। मैंने नीरो का ही नाम क्यों लिखा है अभी बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले कौन सा हो गया आपका? गोल्डन एज। गोल्डन एज के बाद क्या आता है? सिसेरोनियन पीरियड। इसी सिसेरोनियन पीरियड को हम लोग बोलते हैं सिल्वर एज। क्या बोलते हैं? गोल्डन एज।
क्योंकि देखिए गोल्डन एज जो था उसमें राइटर को पूरी फ्रीडम थी, लेकिन अब नीरो आ गया या टिबेरियस हो गया, क्लाउडियस हो गया, दैट इज कैलिगुला हो गया, इन्होंने क्या किया था, जो राइटर्स जो वेट्स थे उस समय उनके फ्रीडम को थोड़ा शॉर्टन कर दिया, अब उसको थोड़ा कम कर दिया। तो वो चार्म, वो अट्रैक्शन अब अगस्टन एज की भांति सिसोरियन पीरियड में नहीं मिली हुई थी। तो एक रीजन वो भी उसमें होता है कि सिसोरियन पीरियड या दैट सक्सीड अगस्टन एज, उसी को हम लोग बोल देते हैं सिल्वर एज और सिल्वर पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसी इंग्लिश लिटरेचर के सिल्वर पीरियड की कंपैरिजन की गई है जब मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं लेटर ऑन। मॉडर्न का मतलब ये मत समझिए 19वीं सेंचुरी नहीं, मैं आगे की केवल बात करता हूँ। उसी को हम लोग बोलते हैं 16वीं सेंचुरी का सिल्वर पीरियड। ये जो अगस्टन एज था, अगस्टन एज भी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। अगस्टन एज को जब आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें आगे मिलता है 18वीं सेंचुरी, क्योंकि एक कंपैरिजन करने का प्रयास किया गया। 18वीं सेंचुरी को हम लोग बोलते हैं अगस्टन एज। ध्यान रखिएगा 18वीं सेंचुरी को जिसको रिप्रेजेंट करने वाले थे, 18वीं सेंचुरी दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन। ये तीन नाम एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने 18वीं सेंचुरी को रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया है। कौन? अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड जोसेफ एडिसन। तो इन सभी का नाम जो है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया वर्जिल, ओविड, होरेस, इनके वर्क आए हुए थे अगस्टन एज में मेनली। उसी प्रकार से 18वीं सेंचुरी को, जिसको एक तरह से अगस्टन एज कहा दिया गया या कहा गया अगस्टन एज फॉर द 18वीं सेंचुरी, उसमें नाम किसका आएगा? अलेक्जेंडर पोप का, जोनाथन स्विफ्ट का, जोसेफ एडिसन का। तो आपको समझ में आ रहा होगा दैट इज द सिल्वर पीरियड और सिल्वर एज। सिल्वर एज का वैसे टाइम लाइन क्या था? देखिए सिल्वर एज का जो टाइम लाइन था ये स्टार्ट होता है 18 से। कब होता है? 18 AD। वैसे टिबेरियस जो होता है 14 में ही आ जाता है। 18 AD से लेकर के 133 AD, ये जो टाइम लाइन ऑफ फ्रेमवर्क है ये वास्तविक टाइम लाइन ऑफ फ्रेमवर्क है सिल्वर एज के लिए। सिंस सिल्वर एज का कंपैरिजन किया गया था 16वीं सेंचुरी से, इसीलिए हम लोग कहते हैं सिल्वर एज ऑफ 16वीं सेंचुरी। वास्तविकता में वो टाइम जो है उसको बोलते हैं सिसेरोनियन पीरियड दैट वाज सक्सीडेड बाय ऑगस्टन एज। ये बात समझ में आई होगी आप। याद रखिएगा सिल्वर पोएट में फर्स्ट पोएट आते हैं सर टॉमस व्याट। सर टॉमस व्याट जो हैं इनकी एक पोएट्री का एक कलेक्शन या वर्क आता है। वास्तविकता में एक तरह से ये पैम्फलेट ही था, दैट वाज द टोटल्स मिसेलनी। वर्क का नाम है टोटल्स मिसेलनी। वर्क आता है 1557 में। एक जानकारी आपको बता दूं, जैसे कहते हैं कि द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स was the beginning of the romantic age. In the same way, the publication of total miscellany was the beginning of the silver poetry of the 16th century. जब टोटल मिसेलनी का टोटल्स का जो हुआ टोटल एक पब्लिशर है जो बुक उसने पब्लिश करता था। इट मीन्स ही वाज रिचर्ड टोटल। उसका नाम क्या था? रिचर्ड टोटल नाम था। मिसेलनी का मतलब ही हो गया कि ये मिसलेनियस वर्क है, इसमें एक से अधिक राइटर के नाम दिए गए हैं। तो चूंकि ये रिचर्ड टोटल के द्वारा पब्लिश किया गया था और कई राइटर्स के वर्क्स का कॉम्बिनेशन था, इसीलिए इसको बोला गया था टोटल्स मिसेलनी। इसलिए कभी नाम मत सोचिएगा, टोटल्स मिसेलनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिचर्ड टोटल के द्वारा ये एडिटर था, इसने पब्लिश कराया था और कई राइटर्स का वर्क्स था। That was the combination of works of different writers, इसीलिए बोलते हैं टोटल्स मिसेलनी। 1557 में आया था। तो सिल्वर जो एज है, सिल्वर पोएट्री है, इसके बिगनिंग जो होती है, जो कमेंसान होता है, वो टोटल्स मिसेलनी से ही प्रारंभ होता है।
प्रारंभ करते हैं सर थॉमस वैट के बारे में। थॉमस वैट जो थे, इनका जन्म जो हुआ था अर्ली 16th सेंचुरी में हो गया था। दैट वाज द ईयर ऑफ 1503। सिंस सर थॉमस वैट जो थे ये रॉयल फैमिली के बहुत ही क्लोज थे, क्योंकि एक अच्छे परिवार में, एक सुखी या प्रॉस्परस समृद्ध एफ्लुएंट फैमिली में इनका जन्म होने के कारण राज दरबार में इनकी पहुंच जो थी, जो कोर्ट में थी, इनकी पहुंच बड़ी ही अच्छी हो गई। एक दूसरी बात समझिएगा कि सिल्वर पोएट जो 5 थे, ये 5 के 5 कोर्टियर थे, मतलब ये सभी राज दरबार से संबंध रखने वाले थे, राजा नहीं थे। राजा होते तो हो सकता है इसको बोल देते गोल्डन पीरियड ऑफ 16th सेंचुरी। ये राजा नहीं थे, राजा के दरबार में रहने वाले, क्वीन एलिजाबेथ, हेनरी 8, क्वीन मेरी, इन सभी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे ये सब। इसीलिए इनको भी एक तरह से रीजन कहते हैं कि सिल्वर पोएट कहते हैं। ये उनके दरबार में थे कौन? 5 के 5 लोग एक ही साथ में नहीं थे, अलग अलग टाइम वर्क या टाइम फ्रेमवर्क में थे। तो 1503 में जब इनका जन्म हुआ था, कुछ समय के बाद इनकी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद किंग हेनरी 8 जो थे, किंग हेनरी 8 का टाइम कब है? 1509 से 1547। उस समय थे किंग हेनरी 8। और हेनरी 8 के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग शेक्सपियर के हिस्टोरिकल वर्क को पढ़े हैं सभी लोग पता है किंग हेनरी 8 का जो टाइम है या जो टेन्योर है दैट इज 1509 टू 1547। इन केस ऑफ डाउट अगर मैं कभी गलत से लिख दूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1509 से 1547 में था। उनके जन्म कब हुआ था? 1503 में हुआ था। अब हेनरी 8 के समय में ही ये थे, तो ही वॉज द कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ हेनरी 8 या ही वॉज अ कोर्टियर ऑफ हेनरी 8। कहाँ पर थे ये? हेनरी 8 के दरबार में थे। कहने से मतलब ये है कि राज परिवार से संबंध रखते थे। और इवन दो बता दूं मैं आपको, हेनरी 8 के बहुत ही क्लोज हो गए थे। एक समय ऐसा भी आया था कि हेनरी 8 के बहुत ही क्लोज हो गए थे और इनको डिप्लोमेटिक मिशन पे विदेशों में, फॉरेन में, अब्रॉड में भेजा गया और कई बार भेजा गया। एक यादगार ट्रिप बनती इनकी 1527 की, जब ये गए थे इटली में। इटली में इनकी फर्स्ट ट्रिप हुई, सेकंड ट्रिप हुई। और जब ये इटली में गए तो चूंकि ये अपने कुछ पॉलिटिकल काम के लिए गए थे, डिप्लोमेसी के लिए गए हुए थे, तो उस समय ये बहुत ही क्लोज हो गए थे पेट्रार्क के। क्योंकि ये पेट्रार्क के बहुत ही क्लोज का मतलब ये हो गया कि उन्होंने वो पेट्रार्क के संपर्क में आए। ही केम इन कॉन्टेक्ट टू पेट्रार्क। और पेट्रार्क उस समय इटली में एक बहुत ही फेमस सोनेटियर थे, लिरिसिस्ट थे, राइटर थे। तो जब ये इटली गए थे तो यहाँ पे इनको मिल गए पेट्रार्क महोदय। अब पेट्रार्क महोदय मिले, पेट्रार्क मीन्स फ्रांसिस्को पेट्रार्क। पेट्रार्क महोदय मिले तो पेट्रार्क महोदय की इन्होंने वर्क को देखा और इनके वर्क को देखकर बड़े इंप्रेस हो गए। वैट साहब इंप्रेस हो गए किससे? पेट्रार्क साहब से। और पेट्रार्क साहब ने जो लिखा हुआ था वर्क, वो वर्क था सोनेट। क्या था? सब कुछ सोनेट था। ये सोनेट क्या होता है? सोनेट जो होता है ये वर्ड से बना हुआ है, दैट इज सोनेटो। एक वर्ड है सोनेटो। सोनेटो का मतलब होता है अ साउंड, अ लिटिल साउंड। ये होता क्या है? बेसिकली एक तरह से लिरिक होता है। सोनेट इज द फॉर्म ऑफ अ लिरिक कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। तो वैट साहब क्या किए? ये पेट्रा से प्रभावित हो गए। और पेट्रार्क साहब से किस काम से प्रभावित हुए? पेट्रार्क साहब से के वर्क, जो वर्क था लॉरा के लिए उन्होंने डेडिकेट किया हुआ था। अच्छा, उन्होंने जो सोनेट लिखा, भाई इम्प्रेस कहाँ हुए थे? उनके सोनेट से। तो सोनेट को उन्होंने क्या किया था? 14 लाइन का बनाया था, लेकिन उनके 14 लाइन को उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम दे दिया गया था ऑक्टेव और दूसरे वाले पार्ट का नाम दिया गया था सेस्टेट। तो ऑक्टेव प्लस सेस्टेट दोनों मिला के कितने हो गए? कंप्लीटली 14 लाइन्स हो गए।
यही 14 लाइंस जो होते हैं ये ऑक्टेव के बाद एक पॉज मिलता है आपको, पॉज या इसको हम लोग बोलते हैं सेसुरा, पॉज या सेसुरा आपको मिलता है। तो ऑक्टेव और सिक्सटेव ये 14 लाइंस की पोएम थी। 14 लाइंस की पोएम दैट वाज द सोनेट, इट वाज अ फॉर्म ऑफ लिरिक। जब वैट साहब पेट्रार्क साहब के कांटेक्ट में आए, उनको लगा यार ये तो बड़े काम की चीज़ है, इस चीज़ को तो मैं इंग्लैंड भी ले जा सकता हूँ। तो पेट्रार्क साहब के वर्क को उन्होंने कॉपी कर लिया, होता नहीं कॉपी पेस्ट, तो उनकी आइडिया को कॉपी कर लिया। और उनकी आइडिया जो थी, याद रखिएगा पेट्रार्क साहब का जो वर्क आया हुआ था, पेट्रार्क साहब की जो पोएम्स आई हुई थी, इन्होंने एक लेडी थी जिसका नाम था लॉरा, LAURA, लॉरा। और उस समय लॉरा जो थी वो काउंट ह्यूग्स की वाइफ थी, काउंट ह्यूग्स HUGUES। उस समय लॉरा जो थी वो काउंट ह्यूग्स की वाइफ थी। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। पेट्रार्क ने जो सोनेट एड्रेस किया था, वो सोनेट अपनी बिलोवेड को एड्रेस किया था, एंड हिज बिलोवेड वाज लॉरा, बट शी वाज मैरिड टू काउंट ह्यूज। पहली चीज़ याद रखिएगा कि पेट्रार्क के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, पेट्रार्क के मॉडल को फॉलो किया। तो फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज़ जो थी, उनके जो सोनेट थे वो किसी ना किसी महिला को डेडिकेट या एड्रेस किए गए थे, इन द मेमोरी ऑफ अ लेडी। दूसरी बात, वो लेडी मेनली जो होती थी वो मैरिड थी। तो वैट साहब भी जब अपने यहाँ लाए सोनेट, तो उन्होंने भी ऐसी ही लेडी को एड्रेस किया जिसको वो चाहते थे दिखाने का प्रयास। दे ट्राई टू रिप्रेजेंट इट इन देयर सोनेट, इन देयर वर्क्स, कि लेडी जो है मैरिड है, लेकिन जब वो अनमैरिड थी तो मैं भी उसके प्रेम में था या मैं भी उसे पसंद करता था, लेकिन अब वो उसकी नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। जिसको पेट्रार्क ने एड्रेस किया हुआ था अपनी बिलोवेड मान करके, वास्तविक रूप से अब वह उनकी नहीं है, किसी और के साथ में हो गया है विवाह। इसका मतलब जो लेडीज थी उस समय, जो लेडी थी हार्ड हार्टेड थी, याद रखिएगा वो हार्ड हार्टेड थी, वो मैरिड थी। और ऐसे स्थान पे उन्होंने अपने सारों को, अपने ग्रीफ को, अपने इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने का एक प्रयास किया था, क्योंकि यही थीम आपको आगे मिलेगी। वैट साहब की मिलेंगी, अभी शेक्सपियर साहब तक भी आएंगे, चेंज हो जाएगा वो सरे के बाद में, तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो पेट्रार्क साहब ने क्या लाया था, पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर डाला। किस पे लिखा हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था वो महिला विवाहित थी, कभी वो या उसके बारे में वह कुछ लिखने का प्रयास करते थे। हार्ड हार्टेड थी, इनकॉन्स्टेंट थी, वो मैरिड थी। अच्छा, पेट्रार्क के सोनेट को मैंने बताया आपको 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन, दैट इज 14 लाइन्स का होता था वर्क हैं। तो थॉमस वैट जो थे उनके मेन कंट्रीब्यूशन, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर थॉमस वैट, ये जानने का प्रयास करते हैं। थॉमस वैट किसके रीन में थे, मेनली हेनरी VIII के, और यहीं पर ही वो डिप्लोमेटिक मिशन पे अब्रॉड जाने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं के साथ में हम इनका डिसाइपल बोल सकते हैं, ही फेलो बोल सकते हैं। ही वाज एडवर्ड हेनरी हॉवर्ड थे, एडवर्ड नहीं हेनरी हॉवर्ड थे, अर्ल ऑफ सरे थे। तो इनकी जो 4 मेजर कंट्रीब्यूशन है टू इंग्लिश लिटरेचर, वह कौन कौन सी है। पहला चीज़ क्या है, इन्होंने दे इंट्रोड्यूस ओट्टावा राइमा इन इंग्लिश। याद रखिएगा डियर पेरेंट, सर थॉमस वैट के जो 4 मेजर कंट्रीब्यूशन थे टू इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट वन वाज ओट्टावा राइमा। उन्होंने ओट्टावा राइमा को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। इट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स। सेकेंड थिंग, उन्होंने टर्जा राइमा को क्या यूज किया था, उन्होंने टर्जा राइमा को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। द वेग ऑफ टर्जा राइमा किसने इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, सर थॉमस
व्याट ने किया था। ट्रेजर राइमा जो होती है उसकी राइम स्कीम होती है ABA BCB CDC DCD, ये उनकी राइम स्कीम होती है। किसकी होती है? ट्रेजर राइमा की। ट्रेजर राइमा 3 लाइन्स का होता है 4 सेट में, दैट इज 14 लाइन्स। नेक्स्ट वन इज लिरिक। ये जब पेट्रार्क के संपर्क में आए थे तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले आए। क्या लाए थे? लिरिक लाए थे, और लिरिक में ही पार्ट होता है सोनेट। तो वेग ऑफ लिरिक वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस व्याट। एंड फोर्थ नेम जो आपको पढ़ते हैं कि लिरिक का ही एक पार्ट होता है, दैट वाज द सोनेट। इट वाज द पेट्रार्कन सोनेट इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस व्याट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर थॉमस व्याट ने पेट्रार्कन मॉडल ऑफ सोनेट को ही इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ याद रखते हैं, इनका जो एक वर्क आया था टॉटल्स मिसेलनी। टॉटल्स मिसेलनी रिचर्ड टॉटल के द्वारा एडिटेड एंड पब्लिश था। इट वाज द कलेक्शन ऑफ 3 मेजर राइटर्स। ये 3 मेजर राइटर्स का एक कलेक्शन था। अब वो कौन कौन से थे? फर्स्ट वन वाज सरे, अभी पढ़ना भी है। सरे के उसमें आए थे 40 पोएम्स। कितने आए थे? 40 पोएम्स। सर थॉमस व्याट, इसमें सर थॉमस व्याट के आए थे 96 पोएम्स आई हुई थी। और एक दूसरा भी नाम आता है दैट निकोलस ग्रिमाल्ड का। निकोलस ग्रिमाल्ड ने भी दो, मैं बात कर रहा हूँ केवल फर्स्ट एडिशन की, जब ये प्रिंट हुआ था उसके फर्स्ट एडिशन के बारे में केवल बात कर रहे हैं। ग्रिमाल्ड का इसमें आया था 40 पोएम्स, और अदर जो बच गए हैं, क्योंकि पोएम्स और भी आई थी, दैट वाज द रिमेनिंग 95 पोएम्स। तो अर्ल ऑफ सरे, ये व्याट साहब और ये अगला लास्ट में ग्रिमाल्ड, इन तीनों का जो विशेष रूप से नाम आता है, इनकी वर्क्स कहाँ आए थे? टॉटल्स मिसेलनी में 1557 में आए हुए थे। लेकिन याद रखिएगा, सर थॉमस व्याट की लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। इन पर एडल्ट्री का चार्ज लगा हुआ था। पास ऑफ 39, वो केवल 39 ईयर्स के थे, अभी बहुत ही कम एज था, और इस समय उनकी डेथ हो गई थी। मतलब उन पर ट्रायल चला हुआ था, मुकदमा चला हुआ था। इनकी वास्तविक लाइफ जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। नाउ सेकेंड सिल्वर पोएट ऑफ दिस एरा इज हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। इट इज हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। हु वाज हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे? देखिए, हेनरी हावर्ड जो थे ये एरिस्टोक्रेट फैमिली से ही बिलोंग करते थे, और इनका जो बर्थ हुआ था दैट वाज द ईयर ऑफ 1517। 1517 में इनका जन्म हुआ था। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, एक अच्छे दैट इज एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये भी सर थॉमस व्याट की तरह ही ये भी हेनरी 8 के टाइम लाइन को ही ज्वाइन किए थे। दैट वाज द ईयर ऑफ 1509 टू 1547, क्योंकि हेनरी 8 जो थे, हेनरी 8 का जो रीन था वो 1509 से 1547 में था। इसका मतलब हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे जो थे वो हेनरी 8 के दरबारी थे, ये भी दरबार में ही थे। ही वॉज अ कोर्टियर। ये उतने अधिक फेमस नहीं हुए जितने सर थॉमस व्याट का हुआ, लेकिन याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग, इनको सर थॉमस व्याट का डिसाइपल कहा जा सकता है। सेकंड थिंग, उनको हम अर्ल ऑफ सरे, इट मीन्स हेनरी हावर्ड को हम सर थॉमस व्याट का कंटेम्प्रोरी या फ्रेंड भी कह सकते हैं। यद्यपि दोनों में समानताएं थी ही, लेकिन कुछ उसमें असमानताएं भी थी, सिमिलरिटी तो थी ही। पहली चीज़ क्या थी? सर थॉमस व्याट इटली गए थे, और इटली से व्याट साहब लाए थे पेट्रार्कन मॉडल ऑफ सोनेट। जब व्याट साहब गए थे इटली तो वहाँ से क्या लाए थे? सोनेट। लेकिन ये सोनेट किस मॉडल पे था? ये पेट्रार्क को फॉलो किया गया था। पेट्रार्क को फॉलो करने का मतलब होता है ऑक्टेव प्लस सिस्टेट सक्सीड बाई सेसुरा और पॉज। व्याट साहब ने सोनेट लाया पेट्रार्कन मॉडल पर, लेकिन अर्ल ऑफ सरे जो थे
उन्होंने क्या किया, व्याट साहब के सोनेट के जो थीम है उसको वैसे ही रहने दिया। जो थीम है, जो बताया गया है, पर्पस था, वही रहने दिया। इन्होंने केवल उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। क्या था स्ट्रक्चर इसका? इन्होंने हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे साहब ने क्या किया, इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। और स्ट्रक्चर चेंज करते करते इन्होंने 4+4+4 दैट इज क्वार्टेन, 3 क्वार्टेन बनाया और बाद में एक बना दिया कपलेट। जबकि व्याट साहब के पास क्या था, 8+6, वो जैसे पाए वैसे ले आए। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे जो थे, इन्होंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। ये फॉर्म ना ठीक है, हम अलग बनाएंगे। 4+4+4+2 3 स्टेंजा, सॉरी ये 4 लाइन का बनाएंगे क्वार्टेन, दैट इज क्वार्टेन स्टेंजा। तो 3 क्वार्टेन +1 कपलेट, इसे हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट, लेटर ऑन शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट। तो यहाँ पर उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। अंतर समझ, इंट्रोड्यूस पेट्रॉर्कन मॉडल ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड, whereas Earl of Surrey introduced English model of sonnet that was later on followed by different writers including William Shakespeare। सरे साहब ने क्या किया था, सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट में। अच्छा, सेकेंड थिंग क्या थी, इन्होंने वर्जिल की एनीड, अभी हमने पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में या शुरुआत में हमने पढ़ा हुआ था कि वर्जिल की एनीड जो थी यह लिखी गई थी अगस्टन एज में। दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वर्जिल की एनीड की जो सेकंड बुक थी, एनीड की कौन सी बुक थी, सेकंड बुक थी जो है, उसके ट्रांसलेशन में सरे साहब ने क्या किया था कि वर्जिल की एनीड को ट्रांसलेट कर दिया और उनके ट्रांसलेशन पे उन्होंने एक अलग टाइप का मीटर ही यूज कर दिया। उसी मीटर को कहा गया था ब्लैंक वर्स। क्या गया था, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आर अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स जो होते हैं अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर होते हैं। तो हु इंट्रोड्यूस्ड, देखिए सरे साहब के बारे में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ क्या है कि ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश फॉर्म ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड। सेकेंड क्या है, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड। अब सरे साहब है, उन्होंने जो सोनेट लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, तो सरे साहब की जो सोनेट आए हुए थे, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि सरे साहब पे कुल कितने सोनेट आए हुए थे टॉटलस मिसेलनी में। तो टॉटलस मिसेलनी में सरे साहब पे कुल कितने सोनेट आए थे, दैट वर द 40। सरे साहब जो थे अर्ल ऑफ सरे, इनके आए थे टोटल 40 सोनेट आए हुए थे। कहाँ पर आए थे, द टॉटल्स मिशेलनी में। कब आए थे, 1557 में आए हुए थे। तो 1557 में इनके 40 सोनेट या सॉन्ग जो आए हुए थे वो किसके लिए थे, ये पूर्णतः इंटायरली इमेज नेटिव लव फॉर गेराल्डाइन, GERALDINE। इन्होंने गेराल्डाइन के बारे में या लेडी एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड, हम एक नाम ढूंढते हैं, लेडी एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड। तो इनके बारे में इन्होंने लिखने का प्रयास किया था। मैंने कहा था कि वो उनकी नहीं थी, फिर भी बताने का प्रयास किया। दैट वाज द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, लेडी एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड या गेराल्डीन। डियर पेरेंट, दिस इज द थर्ड सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी। ही इज सर फिलिप सिडनी। देखिए सर फिलिप सिडनी 1554 में इनका जन्म हुआ था। अपनी अर्ली जब स्टडी इन्होंने कंप्लीट की, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद इनका जो हायर एजुकेशन होता है इसके लिए इनरोल हो गए क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में। 1554 में इनका बर्थ हुआ था और अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। अभी ये क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इनकी दोस्ती होती है और इनकी जो दोस्ती होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है दोस्ती। एक नाम था फुल्के ग्रेविल,
इनकी जो दोस्ती होती है दो लोगों से होती है, एक होता है फुल्के ग्रेविल, एक नाम आपका हो जाएगा फुल्के ग्रेविल, और दूसरा नाम जो है वो बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी जानते होंगे, लॉर्ड ब्रूक। सेकंड नेम इज लॉर्ड ब्रूक। ये लॉर्ड ब्रूक जो थे बाद में चलकर सर फिलिप सिडनी के बायोग्राफर भी बन गए। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि हु वाज द बायोग्राफर ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी के दोस्त ही थे ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड का मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं मानेंगे हम लोग, हम बोलेंगे क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। जब ये अध्ययन कर रहे थे इनकी दोस्ती दो लोगों से हुई, फुल्के ग्रेविल एंड लॉर्ड ब्रूक। लॉर्ड ब्रूक ही बाद में चल करके इनके क्या बन गए, बायोग्राफर बन गए। अभी देखिए सर फिलिप सिडनी जो थे एक काफ़ी अच्छे फैमिली से थे। अच्छा, इनके अंकल जो थे वो अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थे। देखिए मैंने कहा था कि इनके जितने भी राइटर्स हैं 16वीं सेंचुरी के, स्पेशली सिल्वर पोएट, वो सभी के सभी कोर्टियर थे। तो इन डियर पेरेंट, सर फिलिप सिडनी जो थे इनके अंकल अर्ल ऑफ लाइसेस्टर, इनके अंकल कौन थे, अर्ल ऑफ लाइसेस्टर। अर्ल ऑफ लाइसेस्टर जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के काफ़ी करीबी माने जा रहे थे। क्योंकि ये राज दरबार से संबंध करते थे, इसलिए इन्होंने सर फिलिप सिडनी को भी कोर्ट में सर्विस करने के लिए जगह दिला दी। एंड सूनर और लेटर सर फिलिप सिडनी जो हैं वो एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ये जहाँ भी एक्सपीडिशन होता था, जहाँ भी कूटनीति डिप्लोमेसी की बात होती थी, इनको भी वहाँ पर एक एज अ मैसेंजर भेजते थे। और ऐसी एक कहानी होती है डियर पेरेंट, ये कहानी है 1576 की। अभी 1576 का समय था और सिंस सर फिलिप सिडनी जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में सर्विस कर रहे थे। तो क्वीन एलिजाबेथ ऐसा होता है कि जाती हैं केनिलवर्थ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। तो केनिलवर्थ में जो फेस्टिवल हुआ था उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ जा रही थी। तो क्वीन एलिजाबेथ के साथ में उनके कोर्टियर भी जा रहे थे। कोर्टियर जा रहे थे तो साथ में फिलिप सिडनी भी गए थे। तो फिलिप सिडनी भी केनिलवर्थ फेस्टिवल को अटेंड किए और अटेंड करने के बाद ये लोग क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया था इनके जो अंकल थे वो थे अर्ल ऑफ लाइसेस्टर। तो अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थे, तो दूसरे वाले एक अर्ल थे जिसका नाम था अर्ल ऑफ इसेक्स। क्या नाम था, अर्ल ऑफ इसेक्स। तो क्वीन एलिजाबेथ उस समय अर्ल ऑफ एसेक्स से मिलने के लिए जा रही थी। अब जा रही थी अर्ल ऑफ एसेक्स से मिलने कौन, क्वीन एलिजाबेथ। और फिलिप सिडनी साहब भी थे। अब ये कैसे कह देते हम ना जाएंगे तुम अकेले जाओ। तो फिलिप सिडनी साहब भी उनको अकम्पनी कर लिए। किसको कर लिए अकम्पनी, क्वीन एलिजाबेथ को। कहाँ पहुँच गए सब लोग, अर्ल ऑफ एसेक्स के यहाँ। अर्ल ऑफ एसेक्स कहाँ रहते थे, ये रहते थे चार्टले कासल में। कहाँ पर, चार्टले कासल। सर फिलिप सिडनी क्वीन एलिजाबेथ के साथ में जाती हैं चार्टले कासल में। अब चार्टले कासल में जब ये पहुंचती हैं तो फिलिप सिडनी साहब भी पहुंच गए। फिलिप सिडनी साहब की निगाहें पड़ती हैं अर्ल ऑफ एसेक्स की 12 ईयर्स एक डॉटर है, 12 ईयर ओल्ड डॉटर है जिसका नाम है पेनलोप डेवरक्स। नाम है पेनलोप डेवरक्स। इनकी नज़र पड़ती है पेनलोप डेवरक्स के पर। अब पेनलोप डेवरक्स जो है उस समय 12 ईयर्स की ओल्ड थी, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव थी कि सर फिलिप सिडनी वाज इन लव विद हर। ही फेल इन लव विद हर, उनसे अधिक प्रेम हो गया। देखो मैंने आपसे ये भी कहा था कि पेट्रार्कल मॉडल ऑफ जो सोनेट था उसमें उन्होंने जो सोनेट लिखा हुआ था वह सोनेट एक था मैरिड लेडी के बारे में। शी वाज हार्ड स्टिकन, शी वाज हार्ड हार्टेड लेडी। ठीक उसी प्रकार से पेनलोप डेवरक्स को हुआ। लेकिन ऐसा होता है कि पेनलोप डेवरक्स पर
इनको प्रेम तो होता है, लेकिन इनकी शादी पेनेलोप डेवरक्स से नहीं होती है, बल्कि पेनेलोप डेवरक्स की शादी होती है लॉर्ड रिच के साथ में। अभी मैंने बताया था कि पेट्रार्क जो थे उन्होंने लॉरा के लिए सोनेट लिखा था, वो लॉरा उनकी वाइफ नहीं थी जिस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ था, शी वाज जस्ट ओनली हिज बिलवेड। तो फिलिप सिडनी ने भी जो सोनेट लिखा वो पेनेलोप डेवरक्स के नाम पर लिखा, क्योंकि उनसे बहुत ही अधिक अट्रैक्टिव थी ये। ही वॉज इंचेंटेड टू मच, वो बड़े आकर्षित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, इसलिए उन्होंने पेनेलोप के बारे में लिखने को सोचा। और पेनेलोप के बारे में जब लिखना शुरू किया सोनेट, तो उन्होंने उस सोनेट का नाम दिया एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। सोनेट का नाम दिया क्या? एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। क्यों दिया ये नाम? क्योंकि देखो पेनेलोप डेवरक्स का वो सीधा नाम नहीं लिख सकते थे, कोर्टियर थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता था उस समय, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टेला नाम जो दिया पेनेलोप डेवरक्स को दे दिया। हु वाज पेनेलोप डेवरक्स? शी वाज 12 ईयर डॉटर ऑफ अर्लाफ इसेक्स। अर्लाफ इसेक्स कहाँ रहते थे? चार्टले कासल में रहते थे। अब स्टेला के बारे में उन्होंने जो लिखा हुआ, अच्छा ये कौन था? एस्ट्रोफल। सर फिलिप सिडनी ने खुद को एज्यूम किया एज स्टॉफेल और पेनेलोप डेवरक्स को कैसे क्या माना? स्टेला मान लिया। तो अपने दोनों के बारे में पेनेलोप डेवरक्स और सर फिलिप सिडनी, इन दोनों ने अपने बारे में, इवन दो स्टेला ने कुछ नहीं लिखा, ही वॉज मोटिवेटेड, वो मोटिवेट हुए थे किससे? स्टेला से, अट्रैक्टिव हुए थे, इसीलिए उनके नाम पर एक लिख दिया सोनेट सीक्वेंस, दैट इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। अच्छा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला किसके बारे में था? ये था हिज बिलवेड पेनेलोप डेवरक्स, अ लेडी नेम्ड पेनेलोप डेवरक्स हु वाज वाइफ ऑफ लॉर्ड रिच। एस्ट्रोफेल और स्टेला जो वर्क आया हुआ था, याद रखिएगा, ये 1591 में आया था। कितने आया था? उल्टा हो गया नाम लिखने में, यह आया था 1591 में आया था। 1591 में जो आया था, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ टीजीटी और पीजीटी, इट हाउ मेनी सोनेट्स वर देयर इन नंबर। जो एस्ट्रोफेल ने स्टेला आया था वर्क 1591 में आया था, इसमें कितने सोनेट थे? 108 सोनेट थे, और साथ में इसमें 11 सॉन्ग भी थे। हाउ मेनी सॉन्ग्स? 11 सॉन्ग भी इसमें दिए गए थे। तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला था। इन्होंने एक दूसरा वर्क लिखा था, दैट वाज आर्केडिया। ऐसा माना जाता है कि सर फिलिप सिडनी की जो सिस्टर थी थोड़ी इनसे नाराज़ हो गई, सोचा दीदी नाराज़ हो गई, अब क्या करें, तो अपनी सिस्टर को प्लीज़ करने के लिए, हु वाज हिज सिस्टर? काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। इनकी सिस्टर थी काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। तो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक को प्लीज़ करने के लिए सर फिलिप सिडनी ने लिखा हुआ था आर्केडिया। आर्केडिया देखिए, आर्केडिया बेसिकली तो 1590 में ही पब्लिश हो गई थी, लेकिन ये जो थी पब्लिश हुई, ये अनफिनिश थी, मतलब इनकम्प्लीट थी। आर्केडिया जो पब्लिश हुई थी 1590 में, ये अनपब्लिश या अनफिनिश थे। एक बार दोबारा पब्लिश होता है ये 1598 में। तो 1598 में जब पब्लिश होता है ये कंप्लीट होता है। तो आर्केडिया किसके लिए है? ओनली टू प्लीज हिज सिस्टर काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। हो गया इतना। एक तीसरा वर्क आता है, एक महोदय थे, उनका नाम था स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन ने एक वर्क लिख दिया, इट वाज जस्ट ओनली अ पैम्फलेट। पैम्फलेट का नाम था द स्कूल ऑफ एब्यूज। क्या नाम था? स्कूल ऑफ एब्यूज। द स्कूल SCHOOLE, ये जरूर रहेगा, द स्कूल ऑफ एब्यूज। द स्कूल ऑफ एब्यूज जो है ये मानते हैं कि 1579 के नियर अबाउट आया हुआ था। तो जब स्कूल ऑफ एब्यूज वर्क आता है तो इससे फिलिप सिडनी साहब पिट जाते हैं, ये कैसा वर्क आ गया है। तो इसी के खिलाफ में अपने आप को खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो वर्क लिखा था उसका नाम था द
एपोलॉजी फॉर पोएट्री, द एपोलॉजी फॉर पोएट्री। एपोलॉजी फॉर पोएट्री का एक दूसरा भी नाम आया हुआ था, जो नाम है डिफेंस ऑफ पोएजी। डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ पोएजी का मतलब ये है द एपोलॉजी फॉर पोएट्री। ये डिफेंस ऑफ पोएजी जो था, चूँकि 1579 के पास ही आ गया था, तो एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो था ये 1580 के पास लिखा गया था, लेकिन पब्लिश जो होता है, इसके पब्लिश होने का ईयर है वो 1591 है। अंतर समझिएगा, ये तुरंत ही 1579 में स्कूल ऑफ एब्यूज आया, किसका? स्टीफन गॉसन का। उसी के रिस्पांस में आंसर में लिख दिया गया द एपोलॉजी फॉर पोएट्री या डिफेंस ऑफ पोएजी। एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1591 में जो था इसी का नाम चेंज करके, देखिए जब लिखा गया था तो कोई नाम नहीं था 1580 में, लेकिन 1591 में इसी का नाम रख दिया गया डिफेंस ऑफ पोएजी। पहले इसका नाम डिफेंस ऑफ पोएजी नहीं था, 1591 में इसका नाम रखा गया डिफेंस ऑफ पोएजी। डियर एस्पायरेंट, सर फिलिप सिडनी की लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी एज बी एक्सपेक्ट, जितना हम सोचते हैं। सर फिलिप सिडनी वास्तविक रूप से बहुत ही कम समय जिए थे। उनकी लाइफ केवल 31 ईयर की थी व्हेन ही डिमाइज्ड, जब वो इस देश से, इस दुनिया से चले गए। इस देश का मतलब इंग्लैंड से चले गए, तो ही वॉज जस्ट ओनली 31 ईयर्स ओल्ड। हे गाइज, नाउ द फोर्थ सिल्वर पोएट इज सर वाल्टर रेलिग। सर वाल्टर रेलिग जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से बिलोंग करते थे। तो क्वीन एलिजाबेथ के पहले कौन था? क्वीन मेरी थी। क्वीन मेरी थी, अच्छा ठीक है। और 1509 से लेकर 1547 तक कौन था? किंग हेनरी 8 थे। तो वाल्टर रेलिग जो थे, इनको ओवेज का, उनको यात्रा करने का बड़ा शौक था। याद रखिएगा, वाल्टर रेलिग भी सर थॉमस व्याट, अर्ल ऑफ सरे, सर फिलिप सिडनी या जॉन डेविस की बात, ये भी एक कोर्टियर ही थे। अब चूँकि ये बहुत ही फेमस थे अपने समय के लिए, तो वाल्टर रेलिग साहब क्या होता है, एक बार एक स्थान पे जाते हैं, और उस स्थान पे जब जाते हैं तो ये होता है चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर उनको कोई पसंद आता है। पसंद आने पे मालूम चलता है कि इनका भी शादी का मूड नहीं है, छोड़ देता उन्होंने, मतलब उन्होंने उस प्रपोजल को छोड़ ही दिया। अब जिन्होंने प्रपोजल दिया हुआ था वो नाराज़ हो गए। वो सोचते थे किसी तरह से इनको हम लोग फंसा देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका काम नहीं बन रहा है जिस व्यक्ति से, आप थोड़ा उसे चिढ़ जाओगे ही। तो वाल्टर रेलिग साहब के साथ में कुछ ऐसा भी हुआ था, और इसी का मतलब एक था कि इनके खिलाफ इतनी ट्रेचरी हुई थी, इतना षड्यंत्र हुआ था कि इनको कंडेम टू डेथ कर दिया गया। फोर्थ सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी सर वाल्टर रेलिग वाज कंडेम टू डेथ। उनको सज़ा दे दी गई थी। क्यों? ये कहा गया कि आप राजा को या रानी को जो है, जो क्वीन उस समय है, किंग जो हैं, जो रूलर हैं इंग्लैंड के, आप उनको बिसीज करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको थ्रोन से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए आपको बीहेड कर दिया जाता है, कंडेम टू डेथ कर दिया जाता है। ऐसे ही थे सर वाल्टर रेलिग। वाल्टर रेलिग को कोर्ट में रखा गया था, ही वॉज अपॉइंटेड इन कोर्ट, वो कोर्ट में थे। याद रखिएगा, कोर्ट में थे, उनकी लाइफ ठीक चल रही थी शुरुआत में। कभी कभार देखिए, एक कोर्ट है, दरबार है, दरबार में ढेर सारे कोर्टियर थे, सभी की आपस में नहीं बनती थी। वाल्टर रेलिग उन्हीं में से एक थे जिनकी कुछ दरबारियों से नहीं बनती थी। जब कोई इम्पोर्टेंट वर्क होता, रानी इनको बोलती, कोई इनको बोलती, लेकिन अन्य दरबारी जो फ्लड करते थे उनके प्रभाव में आकर को इनको किनारे कर देते थे। एक बार ऐसा होता है कि दरबार में खबर फैल जाती है कि ओरिनोको रिवर के पास में सोने का एक खजाना है। अब जब ये बात पहुंचती है दरबार में तो सब लोग खुश, अरे भाई अब खजाना लाना है। तो उस समय सिंस रानी के थोड़ा करीब थे ये दरबारी, जो अन्य थे वो इनको फ्लर्ट नहीं करते थे या कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करते थे, ये उतना फ्लर्ट नहीं करते थे। तो कहा गया अच्छा ठीक कोई बात नहीं, इस बार वाल्टर रेलिग ही चले जाते हैं। वाल्टर रेलिग जो है, इनको यात्राओं का बड़ा शौक था, क्योंकि इनका जो ब्रदर था,
इनका जो स्टेप ब्रदर था, एक होता स्टेप ब्रदर, दूसरा होता हाफ ब्रदर, वो भी डिस्कवरी में बहुत ही अधिक फेमस था। तो इसलिए इनको भी उस समय थोड़ा लगा चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा कर लेते हैं। तो ओरिनोको जो रिवर थी वहाँ पर जब वाल्टर रेलिक गए सोने की खोज में, तो इनको सोना तो मिला लेकिन वो सोना नहीं था। जिस सोने के लिए वो गए थे वो सोने के लिए नहीं गए थे, वो सोने की तलाश में गए हुए थे, लेकिन उनको सोना वहाँ पर नहीं मिला हुआ था। इसी चीज़ को, और उस समय वहाँ छत भी नहीं था, उनकी बोट भी एकदम बेकार हो गई थी पानी से, हवा से, तूफान से, तो वहाँ को ठीक से सोना भी नहीं था। मतलब खुले आसमान के नीचे वो सभी लोग सो रहे थे। अपनी इन्हीं एडवेंचर्स को, स्ट्रगल को उन्होंने डिस्कवरीज ऑफ गुयाना, एक वर्क आई थी इनकी, वह कौन आई थी? डिस्कवरीज ऑफ गुयाना। वर्ड क्या है? डिस्कवरीज ऑफ गुयाना। तो डिस्कवरीज ऑफ गुयाना में इन्होंने उसी को दिखाने का प्रयास किया कि ओरिनोको रिवर के पास नदी, वहाँ सोना है, मिला हमको, लेकिन वास्तविक रूप से जब हम लोग एक्सपेडिशन पर गए हमको वहाँ सोने जैसा चीज़ मिला, लेकिन सोना नहीं मिला। एक तरह से वो थ्रेश था, एक तरह वो राख ही थी सोने की, वही मिली हुई थी। लेकिन बाद में मालूम चलता है जहाँ ये गई थी वहाँ नहीं, वहाँ से थोड़ा बहुत दूर, अधिक दूर पर सोने की वास्तविक खान वहाँ मिली थी उनको, या सोना अधिक मात्रा में वहाँ जहाँ पर ये गए थे वहाँ पर नहीं मिला था। तो वर्क कौन सा था इनका? डिस्कवरीज ऑफ गुयाना। इसमें उन्होंने पूरा बताने का प्रयास किया एडवेंचर्स एंड स्ट्रगल व्हेन ही वेंट, जब वो गए, कहाँ पर गए? ओरिनोको रिवर पर। किसके लिए? सोने की तलाश में गए। अब याद रखिएगा, वाल्टर रेलिक मैंने बताया था ये क्वीन की बहुत ही करीबी थे। ही वॉज मच अटैच्ड टू क्वीन। अब क्वीन कौन थी? नो डाउट शी वॉज क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बहुत ही करीबी थे, और उनकी एक ही बहुत करीबी जो उनकी मेड्स थी, मेड्स ऑफ ऑनर, जिसका नाम था बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन। इनकी एक मेड्स ऑफ ऑनर थी जिसका नाम था बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन। अब बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन जो थी इनकी मेड्स ऑफ ऑनर थी। वाल्टर रेलिक को इनकी मेड्स ऑफ ऑनर पसंद आती है, एक दूसरे को पसंद आते हैं दोनों। और जब एक दूसरे को पसंद आते हैं, चूँकि रानी को अभी नहीं मालूम है इनकी मेड्स ऑफ ऑनर जो है वाल्टर रेलिक को पसंद करती है, तो क्वीन एलिजाबेथ तो कुछ नहीं मालूम। सर वाल्टर रेलिक ने क्वीन एलिजाबेथ की मेड ऑफ ऑनर बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन से शादी कर ली। मेड्स ऑफ ऑनर कौन थी? बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन। क्या एलिजाबेथ को इस बारे में मालूम था? नहीं, क्वीन एलिजाबेथ को इस बारे में मालूम ही नहीं था कि उनकी मेड्स ऑफ ऑनर बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन और उनके दरबार में रहने वाले वाल्टर रेलिक, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ को मालूम होता है कि वाल्टर रेलिक और बेसी दोनों ने शादी कर ली है, बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन, वो गुस्से में आकर के, कौन? क्वीन एलिजाबेथ गुस्से में आकर के वाल्टर रेलिक और बेसी थ्रॉन्गमॉर्टन इन दोनों को भिजवा देती हैं जेल में, दोनों को जेल में कैद करा दी। लेकिन याद रखिएगा वाल्टर रेलिक साहब तो थोड़ा क्रिएटिव माइंड के थे, इनको अपनी वेज में आता था मज़ा, स्ट्रगल में था, कोर्ट में रहने मज़ा था, लोगों से जब बात करते तो मज़ा आता था। अब वहाँ पर क्या करते? तो वाल्टर रेलिक ने अपनी लाइफ में जो वेज थे, जो हार्डशिप, जो सफरिंग, जो उन्होंने फेस किया था, जो उन्होंने उस समय तत्कालिक समय में उन्होंने जो देखा हुआ था, उसको उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस कृत में, वर्ल्ड फेमस वर्क में लिखने का प्रयास किया। द वर्क वाज इंटाइटल्ड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने जो वर्क लिखने का प्रयास किया दैट वाज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये उनका वर्क था जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया। डियर एस्पायरेंट, ये जो लाइफ थी सर वाल्टर रेलिक की, ये स्मूथली चल रही थी। ये जो शादी हो गई ना, शादी होने के बाद थोड़ा गड़बड़ा गए थे, लड़खड़ा गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने कहा चलो यार अब जो हो गया तो हो ही गया,
अब कुछ कर ही नहीं सकते हम। हाँ, जो होना था हो ही गया, चलो ठीक है। लेकिन ये ठीक है, कब तक ठीक है? जब तक जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड नहीं आए थे। जब जेम्स फर्स्ट जो थे जब तक नहीं आए थे, क्योंकि 1603 तक तो ठीक ठाक था। अब 1603 के बाद कौन आता है? जेम्स फर्स्ट आ गए। अब जेम्स फर्स्ट आ गए तो उस समय वाल्टर रेलिक साहब की उनसे ना पटी, उनकी बनी ही नहीं ठीक से। तो वाल्टर रेलिक साहब की नहीं बनी, क्यों? अच्छा, इसमें एक और रीज़न था कि उस समय कुछ षड्यंत्र हो रहा था कि जेम्स फर्स्ट को किसी तरह से गद्दी ना मिले, जेम्स फर्स्ट को किसी तरह हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो एक षड्यंत्र जो हो रहा था उसमें वाल्टर रेलिक का भी नाम आ गया कि वाल्टर रेलिक जो हैं ये भी उस षड्यंत्रकर्ताओं में शामिल हैं। जो ट्रेचर हैं, जो विश्वासघाती हमारे हैं, जो ट्रेचरी करने वाले, उसमें ये भी शामिल हैं। तो वाल्टर रेलिक साहब को डाल दिया गया दोबारा जेल में। अभी एक बार निकले थे, बेचारे गए थे। अब दुर्भाग्य हो गया, ये जेल में गए, इनके खिलाफ ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद इनको कंडेम टू डेथ, इनको सज़ा दे दी गई मौत की। अब देखिए, ये वाल्टर रेलिक हु वाज द फोर्थ पिलर, हु आर द फोर्थ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सिल्वर पोएट्री ऑफ द 16th सेंचुरी, वाल्टर रेलिक साहब को बीहेडेड कर दिया गया। वाल्टर रेलिक साहब को कंडेम टू डेथ कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया। Hey guys, the fifth and the last silver poet of the 16th century is जॉन डेविस। जेराल्ड विलियम बुलेट ने 16th सेंचुरी के 5 राइटर्स को सिल्वर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा हुआ था, सिल्वर पोएट ऑफ 16th सेंचुरी लिटरेचर कहा हुआ था। सिल्वर एज जो कि सिसेरोनियन एज, जो कि अगस्टन एज को सक्सीड करता था, उसको कहा गया था। उसी को विलियम बुलेट साहब ने कह दिया था सिल्वर पोएट्री या सिल्वर एज ऑफ द 16th सेंचुरी, एंड ही इज़ द लास्ट पोएट और लास्ट राइटर ऑफ द सिल्वर एज। हु वाज ही वाज जॉन डेविस। जॉन डेविस जो थे वो सिल्वर एज के लास्ट राइटर थे। जॉन डेविस जो था, उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन प्राप्त की, लॉ में डिग्री लिया। उसके बाद वो क्या हुए कि क्वीन या किंग जो राजा थे, इंग्लैंड के जो उस समय के शासक थे, उनके दरबार में आ गए। मीन्स ही वाज आल्सो अ कोर्टियर। देखिए, जितने भी सिल्वर पोएट थे, सर टॉमस वुयार्ड, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, सर फिलिप सिडनी, सर वाल्टर रेलिक एंड जॉन डेविस, ऑल द 5 वर कोर्टियर्स। ये पांचों के पांचों दरबारी थे, मतलब ये अरिस्टोक्रेट थे, एक अच्छे घर से संबंध रखते थे। तो जॉन डेविस जो थे, ये जब दरबार में आए, इनका प्रमोशन शुरू हुआ। प्रमोशन होने पर जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है, लोअर हाउस अपर हाउस है, इंग्लैंड में उसी तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो इनको हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनाया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिससे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होता है। इतना ही नहीं, इनका प्रमोशन होता गया और प्रमोशन होते समय इनको बना दिया गया लास्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ आयरलैंड। इसका मतलब ये हुआ इनकी लाइफ बड़ा सुकून में थी। लेकिन ये महोदय थे कि और सोचते थे और प्रमोशन हो जाए, और प्रमोशन हो जाए। इनका प्रमोशन और अधिक नहीं हो पाया, ज़्यादा बहुत। इतना बड़ा प्रमोशन तो बहुत होता है। ये सोचते थे कि मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंग्लैंड बना दिया जाए, इन प्लेस ऑफ आयरलैंड बना दिया जाए। अब मामला ऐसा हुआ कि जॉन डेविस साहब सिंस कोर्ट में थे, और कोर्ट में तो ढेर सारे कोर्टियर थे जिनका दबदबा था। उन्होंने जॉन डेविस साहब को नीचा दिखाने का प्रयास किया और इनके खिलाफ षड्यंत्र भी किया। षड्यंत्र करने के बाद इनके प्रति या इनके खिलाफ जो है मुकदमा दैट इज ट्रायल भी चलाया गया। आप समझ सकते हैं कि जितने भी सिल्वर पोएट थे सभी के खिलाफ चार्ज लगा हुआ था। टॉमस वुयार्ड के साथ एलेड्री आ गया था। अभी इसके पहले वाल्टर रेलिक साहब के लिए क्या हुआ था, ये कहा गया कि जेम्स फर्स्ट की गद्दी हटाना चाहते हैं। तो जेम्स फर्स्ट की गद्दी हटाने के जुर्म में इनको बीहेड कर दिया गया, फांसी दे दी गई। और जॉन डेविस साहब है, इन पर भी चला मुकदमा। अच्छा, याद रखिएगा एक बात, जॉन डेविस साहब चूँकि सिंस ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज,
एलिजाबेथन एज से हैं तो क्वीन एलिजाबेथ के बड़े ही प्यारे थे, ये बड़े ही लवली फ्लावर थे एक तरह से उनके कोड के। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक वर्क लिखा हुआ था जिनका बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस वर्क है, दैट वाज एड्रेस्ड टू क्वीन एलिजाबेथ। इट वाज द हाइम ऑफ ऑस्ट्रिया। इन्होंने एक वर्क लिखा था दैट वाज हाइम ऑफ ऑस्ट्रिया। हाइम ऑफ ऑस्ट्रिया जो था ये क्वीन एलिजाबेथ को एड्रेस किया गया एक वर्क था। तो ही वॉज द लास्ट एंड फिफ्थ एंड द लास्ट सिल्वर पोएट ऑफ द 16th सेंचुरी। डियर एस्पिरेंट, आप सभी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।